ससुराल की पहली बेटी शर्मिला अमीर घर से होती है। उसके घर में बड़ा बेटा राज और छोटा बेटा पवन। उनकी शादी होती है श्वेता और प्रिया से, और उनके बेटे भी हैं सागर और अमन। एक दिन सुबह सभी नाश्ते के लिए बैठे हैं, तब चलो बच्चों आ जाओ नाश्ता कर लो। अगर अभी मेरी कोई पोती होती तो वो मुझे लेकर जाती टेबल तक और अपने हाथों से खिलाती। दादी हम दोनों आप ही के तो पोते हैं, आ जाओ मैं लेकर चलता हूँ आपको, और आज अपने ही हाथों से आपको खिलाऊंगा। अब बोलने के बाद वो काम करो तो क्या फ़ायदा। अरे मन को थोड़ी ना अच्छा लगता है। अगर आज मेरी पोती होती तो मुझे तुम्हें बोलना ही नहीं पड़ता। क्या माँ आप भी वही बात कर रही हो? ये दोनों बच्चे कितने प्यार से आपको खाने के लिए पूछ रहे थे। हाँ, लेकिन मुझे एक बेटी का सुख चाहिए। पहले तुम दोनों भाई थे, मुझे बेटी नहीं हुई। अब तुम दोनों की शादी के बाद तुम्हारे भी बेटे हुए, मुझे बेटी का सुख चाहिए। बेटी का सुख भी हर किसी को नसीब नहीं होता। माँ वो बात ठीक है आपकी, लेकिन बेटी हो या बेटा ये सब भगवान के हाथ में है। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अपने इस परिवार को पूरा करने के लिए एक बेटी चाहिए बस। शर्मिला की इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता और सभी अपने काम के लिए निकल जाते हैं। शाम के वक्त सब शॉपिंग करने जाते हैं। माँ जी ये कितना अच्छा लग रहा है ना, अमन और सागर इसमें हीरो लगेंगे। हाँ भाभी सही कह रही हो आप, बच्चों के कपड़े कितने सुंदर सुंदर हैं यहाँ। तभी शर्मिला की नज़र गर्ल्स सेक्शन में जाती है। वो देखो कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं। अगर मेरी कोई पोती होती तो मैं उसको परी बना कर रखती। इन कपड़ों में कितनी सुंदर लगती। माँ जी ऐसा करो, आपका बहुत मन है ना तो एक ड्रेस ले लो, आपके दोनों में से किसी एक पोती को पहना देना। छोटी तुम भी क्या बात कर रही हो? आजकल के बच्चों को ये सब पसंद नहीं आता। बड़ों की खुशी के लिए खुद का मजाक थोड़ी ना उड़वाएंगे। रहने दो तुम दोनों, एक पोती तो दे नहीं सके, ज्ञान तो मत दो। शर्मिला गुस्से में घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और नवरात्रि का टाइम आता है। शर्मिला और उसका परिवार सब कंजक पूजन की तैयारी कर रहा था और शर्मिला घर के बाहर से कंजक लेने जा रही थी। तभी सामने से एक नई पड़ोसन उनके घर की तरफ आ रही थी। बहन जी आप कहाँ जा रहे हो? एक कंजक कम है तो सोचा ये सामने शर्मिला जी के घर से ले लूं। ये सब शर्मिला भी सुन रही थी। शर्मिला कुछ बोले उससे पहले ही दूसरी पड़ोसन कहती है, क्या बहन जी आपको नहीं पता, इनकी यहाँ कोई कंजक नहीं, यहाँ तो बस लोकड़े हैं। न जाने क्यों माता इन लोगों से गुस्सा है जो इनके घर पर एक बेटी नहीं है। ये सुनकर शर्मिला का गुस्सा और बढ़ जाता है। हाँ नहीं है मेरे घर में कंजक तो क्या हुआ? भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। एक न एक दिन मेरे घर में भी बेटी आएगी और देखना पूरे मोहल्ले में सबसे सुंदर होगी। शर्मिला बहन तुम तो गुस्सा हो गई, मैंने तो बस मजाक में कहा था। अब कंजक नहीं है तो उसमें आपकी क्या ही गलती। ये सुनकर शर्मिला घर में आ जाती है और अपने कमरे से लड़की की एक फ्रॉक लेकर आती है और अपने दोनों पोतों को बुलवाती है। सागर अमन यहाँ आओ जल्दी। जी दादी आपने बुलाया? दादी ये फ्रॉक देने वाली हो क्या आप कंजक को? अरे नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों दादी से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ दादी जी। जी दादी। बस तो अब तुम दोनों तय कर लो कौन ये ड्रेस पहनकर बैठेगा कंजक में। लड़की वाले कपड़े पहनकर कंजक में बैठना है? नहीं 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 नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं पहनने वाला। और क्या मैं भी नहीं पहनूंगा, मेरे दोस्त मेरा मजाक बना देंगे। मैं लड़की की तरह कपड़े पहनता हूँ। तुम दोनों अपनी दादी के लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते क्या? पहली बार मैंने तुम दोनों से कुछ कहा है ना? हाँ माँ आपकी बात ठीक है, लेकिन बच्चे भी तो ठीक कह रहे हैं। ऐसे लड़की वाले कपड़े पहनकर कंजक में बैठेंगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ना। हाँ तुम लोग तो अब मुझे ही गलत बोलोगे। ये नहीं कि एक पोती दे दो मुझे, कम से कम लोगों की बात तो नहीं सुननी पड़ेगी। लेकिन तुम्हें कहाँ पड़ी है इसकी? माँ एक बात को बार बार बोलने से क्या होगा, और ये बच्चों को लड़की की ड्रेस पहनाना कहाँ से ठीक है? मैं कोई खुशी से नहीं पहना रही हूँ, एक कंजक कम है। अरे माँ तो क्या हो गया, अगर एक कंजक कम है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि लड़के को कपड़े पहना देने से वो कंजक बन जाएगी। क्या माँ आप भी? हाँ तुम लोगों के लिए तो मैं हमेशा ही गलत रहूँगी। ये पोते हैं ना इसीलिए। अगर मेरी पोती होती तो अपनी दादी के एक आवाज़ पे मेरी बात मान जाती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और शर्मिला के मन में अब पोती की चाहत और बढ़ जाती है। एक दिन मंदिर में शर्मिला को छोटी बच्ची दिखती है। बेटा कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ है?
दादी जी मेरा कोई नहीं, मैं अनाथ हूँ, बस कभी कभी मंदिर में आ जाती हूँ भगवान के पास। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। आज से तुम मेरी पोती हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवाती हूँ। शर्मिला उस लड़की को अपने घर ले आती है और सभी से कहती है, आओ आओ बेटी, अब से तुम्हारा ही घर है, इससे मिलो। माँ ये कौन है? ये अब से मेरी पोती है और इस घर की छोटी बेटी। माँ ये क्या कह रही हो आप? माना आपको पोती चाहिए, लेकिन ऐसे किसी की बच्चे को घर में ले आना तो ठीक नहीं है ना। हाँ माँ जी, इसके मम्मी पापा बच्चे को ढूंढ के परेशान हो रहे होंगे। अरे नहीं, ये बच्ची अनाथ है, इसलिए अब ये हमारे साथ रहेगी। और वैसे भी ये बच्ची अब मेरी पोती है और ये मर्जी खुद भगवान जी की है, मुझे ये मंदिर में मिली है। माँ जी लेकिन ऐसे, मैं अब किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम लोगों से तो एक पोती दी नहीं गई, अब जब भगवान ने मुझे खुद पोती दे दी तो तुम लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं माँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज से ये मेरी बेटी है और आपकी पोती। अब तो ठीक है। सभी परिवार वाले सुमन को अपना लेते हैं और अब घर में सिर्फ सुमन की चलने लगी थी। अरे बहू जाओ, जरा मेरी पोती को जगा दो, सुबह हो गई है। और हाँ, थोड़ा प्यार से उठाना। जी माँ जी, अभी आती हूँ। श्वेता सुमन के कमरे में जाती है और उसे जगाती है। सुमन, सुमन उठो बेटा, सुबह हो गई है, दादी जी बुला रही है तुम्हें। नहीं, मुझे भी सोना है। अरे बेटा सुबह हो गई है, अच्छा नाश्ता करके दोबारा सो जाना। हाँ चलो उठ जाओ अब। मैंने मना कर दिया ना आपको, मैं नहीं आऊंगी बाहर, अब जाओ यहाँ से। सुमन के चीखने की आवाज़ सुन शर्मिला भी सुमन के कमरे में आ जाती है। अरे अरे, क्या हुआ मेरी प्यारी पोती को? देखिए ना माँ जी, मैं तो बस नाश्ता करने के लिए कह रही थी, ये तो उल्टा मुझ पे ही चिल्ला रही है। देखो ना दादी, ये मुझे जबरदस्ती उठा रही है, मैंने कहा कि मुझे भी सोना है फिर भी। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, और तुम ना थोड़ा आराम से बात करो मेरी पोती से। अगर उसने मना कर दिया नाश्ता करने को तो पीछे क्यों पड़ गई हो तुम उसके? जाओ अब जाकर दूसरा कोई काम करो। श्वेता वहाँ से चली जाती है और किचन में आती है। क्या हुआ दीदी, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे माँ जी को अपनी पोती के आगे कुछ दिखाई तक नहीं देता, न जाने ये पोती का भूत इनके सर से कब उतरेगा। ऐसे ही शाम का वक्त हो जाता है और सभी डिनर के लिए टेबल पर आकर बैठते हैं। माँ बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी खाना दो। हाँ हाँ बस दे रही हूँ। अरे रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है खाने की, थोड़ा सब्र कर लो। क्या हुआ माँ, बच्चे को भूख लगी है तो खाने दे दो, वैसे भी किसके लिए रुकना है? अरे मेरी पोती नहीं आई ना अभी तक, वो आ जाए तभी खाना शुरू होगा। और ये बात ना मैं तुम्हें रोज़ रोज़ नहीं बताने वाली। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। थोड़ी ही देर में सुमन आती है। ये लो आ गई मेरी प्यारी पोती। चलो बहू, आप सबको खाना परोसो। श्वेता और प्रिया सभी को खाना परोसने लगती है और तभी खाना देखकर सागर कहता है, अरे ये क्या, आज फिर दाल बनी है, 2 दिन से यही दाल खा रहे हैं, मुझे नहीं खाना। हाँ, ये तुम दोनों दाल क्यों बना रही हो, जबकि पता है कि बची हुई दाल नहीं खाते हैं। अब रोज दाल ही बनेगी। वो क्यों माँ? क्योंकि मेरी पोती को दाल बहुत पसंद है, तो अब घर में वही बनेगा जो मेरी पोती को पसंद है। अरे माँ, तो उसकी पसंद की दाल बना लो, किसने मना किया है? लेकिन बाकी लोगों के लिए कुछ और बनवा लो ताकि हम भी खा सके। नहीं, मेरी पोती को सब्जी पसंद नहीं है और जो इसको पसंद नहीं है वो इस घर में ना ही बनेगा और ना ही कोई खाएगा। उस वक्त शर्मिला को कोई कुछ नहीं कहता और सब चुपचाप खाना खा लेते हैं। अगले दिन अमन और सागर दोनों बाहर जा रहे थे। भैया बाहर चले खेलने के लिए? हाँ हाँ चलते हैं, पहले चलकर दादी से पूछ लेते हैं, उसके बाद बाहर जाएंगे। दोनों दादी के कमरे में जाते हैं। दादी हम दोनों पास के पार्क में खेले। अरे मुझे क्यों बता रहे हो? तुम दोनों कौन सा मेरी बात मान लेते हो जो मुझे बताने आए हो? जो करना है वो करो, जाओ यहाँ से। सागर और अमन दोनों उदास होकर शर्मिला के कमरे से बाहर आ जाते हैं और घर से बाहर जाने लगते हैं। तभी पीछे से उन्हें सुमन रोक कर कहती है, ए सुनो तुम दोनों, तुम ऐसे क्यों बात करती हो? हम दोनों तुमसे बड़े हैं। बड़े ही तो क्या हुआ, इस घर में चलती तो सिर्फ मेरी है। क्या काम है बोलो? तुम दोनों किधर जा रहे हो ऐसे? हम दोनों पार्क में खेलने जा रहे हैं। मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं, हमारे साथ लड़कियां नहीं खेल सकती। ये सुनते ही सुमन जोर से रोने का नाटक करने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर शर्मिला और श्वेता दोनों ही वहाँ आ जाते हैं।
अरे क्या हुआ सुमन, तो ऐसे रो क्यों रही हो? तुम पीछे रहो बहू, क्या हुआ मेरी प्यारी पोती को बताओ बेटा। दादी, ये दोनों मुझे अपने साथ पार्क ले जाने को मना कर रहे हैं। मुझे भी तो बाहर जाना है खेलने। दादी, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, इसको तो खेलना तक नहीं आता, इसलिए मना किया। चुप हो जा। अगर तुम दोनों मेरी पोती को नहीं खेलने लेकर जाओगे तो तुम दोनों का भी घर से बाहर निकलना बंद आज से। लेकिन माँ जी। अरे तू चुप रह बहू, तुम लोगों ने ही दोनों को बिगाड़ रखा है। शर्मिला से डांट खाने के बाद दोनों बच्चे डर के मारे सुमन को अपने साथ पार्क ले जाते हैं। लो, पड़ गई ना डांट तुम लोगों को। पहले ही कहा था मैंने, मेरी ही चलती है इस घर में। अब तो जो मैं कहूँ चुपचाप मान लिया करो, समझे? खेलते वक्त सुमन को अपने आप गिरने से चोट लग जाती है। सभी घर आ जाते हैं। हे भगवान, क्या हुआ मेरी पोती को? तुम दोनों ने ही मारा होगा। नहीं दादी, हम ऐसा क्यों करेंगे? वो खुद अपने आप गिर गई थी खेलते हुए। अरे सब जानती हूँ तुम दोनों कितने सीधे हो। राज बेटा, हॉस्पिटल चलो जल्दी से। अरे माँ, बच्चे हैं, खेलते कूदते लग जाती है चोट, इसमें अस्पताल क्यों जाना है? डॉक्टर यहीं आ जाएंगे। अरे तुम लोगों को आखिर हुआ क्या है? मेरी पोती को इतनी चोट लगी है, इसको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय तुम लोग मुझे ज्ञान दे रहे हो। ये कितनी अच्छी दादी है, काश ये सच में मेरी दादी होती। शर्मिला खुद ही सुमन को हॉस्पिटल ले जाती है। ये माँ को आखिर हुआ क्या है? पोती के प्यार में अंधी हो गई है। पापा, दादी अब हमें प्यार नहीं करती, बस हर वक्त हमें डांटती रहती है। कोई बात नहीं बच्चों, दादी अभी थोड़ा परेशान है ना सुमन को लेकर। भैया, माँ को समझाना तो पड़ेगा ही। ये सब जो वो बच्चों के साथ कर रही है गलत है, बच्चों पर इसका गलत असर पड़ रहा है। ठीक है, माँ के आने पर मैं उनसे बात करता हूँ। थोड़ी देर में शर्मिला और सुमन घर आ जाते हैं। माँ, सुमन ठीक है अब? क्या बोला डॉक्टर ने? तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप देख लूँगी। माँ आप शायद देख नहीं पा रही हैं, लेकिन आप जो कर रही हैं हमारे परिवार पर कितना फ़र्क पड़ रहा है। अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये बोलकर शर्मिला अपने कमरे में सोने चली जाती है। रात को सुमन घर के बाहर जाती है, तब वहाँ एक आदमी आता है। अरे ओ लड़की, तुझे जो काम कहा था अभी तक वो हुआ क्यों नहीं? तुझे तेरी माँ की जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? नहीं, मेरी माँ को कुछ मत करना, मैं आपका काम कल कर दूंगी, बस मेरी माँ को कुछ मत करना। अच्छा ठीक है, अब जा और कल टाइम पर काम हो जाना चाहिए, वरना। तभी वो आदमी वहाँ से चला जाता है और सुमन वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। तभी पवन भी आता है। सुमन, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बाहर आ जाओ। अच्छा, और ये तुम किससे बात कर रही थी? कौन था? नहीं तो मैं तो यहाँ अकेली हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर सो जाओ, ऐसे रात में बाहर आना ठीक नहीं है। सुमन अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और सुमन चुपके से सागर के कमरे में जाती है, जहाँ अमन भी होता है। तुम यहाँ आओ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अरे एक तो हम तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, ऊपर से तुम हमें ही सुना रही हो। तुम दोनों अभी मेरे साथ बाहर चलो खेलने के लिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा ना मेरे साथ चलो, वरना मैं दादी को बुला लूँगी, फिर वही तुम दोनों को अच्छे से समझाएगी। अरे नहीं, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाऊंगी, जहाँ खेलने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों ही सुमन के साथ साथ चल देते हैं। सुमन उन्हें एक खाली पड़े खंडहर में ले जाती है और तभी वहाँ कुछ गुंडे आकर सागर और अमन को पकड़ लेते हैं। सुमन, अब तुम जाओ और ऐसे वहाँ रहो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम्हारा काम पूरा हुआ। सुमन वहाँ से घर आ जाती है। रात होने को है और दोनों बच्चे घर से बाहर थे। अरे ये बच्चे अभी तक घर क्यों नहीं आए? कहाँ गए? किसी को कुछ पता है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे भी कुछ बता कर नहीं गया। तभी किडनैपर का फ़ोन आता है और वो लोग दोनों बच्चों के बदले 10 करोड़ रुपए मांगते हैं। हे भगवान, मेरे दोनों बच्चे न जाने कैसी मुसीबत में फंस गए। काश मैंने दोनों को अपने से दूर ना किया होता। मेरे बच्चे कहाँ होंगे?
माँ, अब रोने से कुछ नहीं होगा। अब तो हमें किडनैपर की सुननी पड़ेगी ताकि बच्चों को कुछ ना हो। मुझे माफ कर दो। मैं पोते के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि अपने पोतों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये सब मेरी गलती है, वरना वो दोनों मुझे बिना बताए कभी बाहर नहीं जाते थे। तभी सुमन दादी को रोता हुआ देखकर कहती है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। असल में एक किडनैपर ने मेरी माँ को पकड़ा है और मुझे आपके घर भेजा ताकि सागर और अमन को मेरी मदद से किडनैप कर पाए और पैसे ले सके। ये सब तुम क्या कह रही हो? ये सच है, उन लोगों ने मेरी माँ को मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने ये सब किया। सुमन की बात सुनते ही राज पुलिस को सब बता देता है और सुमन किडनैपर का अड्डा बता देती है, जिसकी वजह से अमन और सागर दोनों को बचा लिया जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर तुमने सच नहीं बताया होता तो आज न जाने क्या हो जाता। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं आपको दुखी नहीं देख सकती थी। सुमन को उसकी माँ भी मिल जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शर्मिला का पूरा परिवार सुमन को रोक लेता है। सुमन, क्या तुम मेरी बेटी बनकर हमेशा हमारे साथ रहना चाहोगी? सुमन भी मान जाती है और सभी लोग हंसी खुशी एक परिवार के जैसे रहने लगते हैं। अब शर्मिला को भी सबक मिल चुका था कि सभी बच्चों को एक समान ही प्यार करना चाहिए। For more videos, please like, share and subscribe our channel, Love for Cartoons.